नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। मैच बराबर का रहा। मोकामा में आरजेडी की नीलम देवी ने जीत का परचम लहराया तो गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी को जीत मिली। रिजल्ट आने के बाद अब दोनों ही गठबंधन के नेता अपने अपने तरीके से मायने निकाल रहे हैं। हमारी जीत पहले से ही तय था। मेरा जनता का ही जीत है। 65 दिन बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल, जिसका इंतजार नेता से लेकर बिहार की जनता तक को था, उस उपचुनाव के नतीजे आ गए। बिहार की जनता ने किसी को निराश नहीं किया। एक सीट पर आरजेडी को और दूसरी सीट पर बीजेपी को जिताकर दोनों ही गठबंधनों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। मोकामा और गोपालगंज की जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों जगह से जो प्रत्याशी जीते हैं उन दोनों प्रत्याशी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि अपने जो जनता ने उन पर भरोसा किया है उन भरोसा पर उतरने का काम करें। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है। मोकामा में आरजेडी की नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,420 वोटों के अंतर से हरा दिया। नीलम देवी को 79,178 वोट मिले, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार सोनम देवी को 62,758 वोट से ही संतोष करना पड़ा। दूसरी तरफ गोपालगंज की जनता ने आरजेडी की जगह बीजेपी को खुश होने का मौका दे दिया। गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी ने 1,794 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को हराया। कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट ही मिल पाया और वो 1,794 वोट से चुनाव हार गए। उपचुनाव की लड़ाई दोनों ही गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई थी। दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन नतीजे बताते हैं कि उपचुनाव में महागठबंधन का असर नहीं दिखा। अनंत सिंह मोकामा से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वहां उनका असर दिखना लाजमी था, लेकिन जीत का अंतर कम हो गया। वहीं गोपालगंज में आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ लड़ने के बावजूद बीजेपी चुनाव जीत गई। भले ही अंतर कम रहा हो, अब दोनों ही गठबंधनों के नेताओं और समर्थक अपनी अपनी सुविधा अनुसार रिजल्ट के मायने निकालने में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और गोपालगंज से अमित और गोविंद की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल उपचुनाव में दोनों गठबंधनों की सीटें बरकरार रहीं। महागठबंधन को एक्स्ट्रा कोई फायदा नहीं मिला। मोकामा में जीत का अंतर घटा, कहीं तीसरा एंगल भी यहां पर देखने को नहीं मिला। दोनों ही सीटों पर आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई रही। गोपालगंज में महागठबंधन का असर नहीं दिखा। मोकामा में इस बार आरजेडी की एक तरफा जीत नहीं हुई। आरजेडी को इस चुनाव में बीजेपी ने अच्छी टक्कर दी। गोपालगंज सीट बीजेपी की थी। इस बार भी पार्टी की जीत यहां पर हुई। उपचुनाव में एक की बराबरी से दोनों ही पक्ष अपनी मजबूती के दावे कर रहा है। दोनों ही सीट पर आरजेडी उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया था। बढ़ते आगे तो बिहार उपचुनाव का परिणाम भले ही एक की बराबरी पर खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही सीटों का रिजल्ट काफी अहमियत रखता है। दोनों विधानसभा चुनाव परिणाम की तो बात हुई, लेकिन बात अगर मोकामा सीट पर करें तो यहां पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। आखिर इस हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मोकामा में आरजेडी ने जीत का परचम लहराया है। अनंत सिंह की पत्नी और आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को 16,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अपनी जीत से उत्साहित नीलम देवी ने जनता का आभार जताया। हम नहीं जीते हैं, मोकामा की जनता की जीत हुई है। हम तो नॉमिनेशन दिन ही बोल दिए हैं कि सिर्फ हम नॉमिनेशन किए हैं और यहाँ की चुनाव जनता लड़ती है।
मोकामा क्षेत्र की, उनकी जीत हुई है। हालांकि जीत से पहले ही अनंत सिंह के समर्थकों में उत्साह दिख रहा था और रिजल्ट आते ही उत्साह दोगुना हो गया। वैसे विधानसभा चुनाव में जोर लगाने वाले बीजेपी के नेता मायूस दिखे। कहीं ना कहीं ये जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं 2024 के लिए एक टक्कर है। 2024 में बीजेपी को सचेत हो जाना चाहिए। अब जनता का मन मिजाज क्या है वो तो समझना पड़ेगा। दुखी हैं आप? दुखी काहे के लिए होगा? जब जनता का मन हमारे प्रति नहीं है तो हम क्या दुखी होने से कोई कुछ होने वाला है? मोकामा सीट पर अनंत सिंह की जीत की यात्रा 2005 से शुरू हुई, जो 2010, 2015 और 2020 के बाद उपचुनाव 2022 में भी जारी रही। आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने और जेल की सजा के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई, लेकिन उपचुनाव में पत्नी नीलम देवी की जीत ने ये साबित कर दिया कि यहाँ व्यक्तित्व हावी था। मोकामा चुनाव इस बात का भी सबूत बन गया, जहां नीतीश लालू के गठबंधन को जनता ने मुहर लगा दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल मोकामा सीट पर अनंत सिंह का जलवा बरकरार दिखा। अनंत सिंह 2005 से ही इस सीट से जीतते आ रहे हैं। आर्म्स एक्ट की फांस में अनंत सिंह की विधायकी चली गई और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को जनता ने इस बार जिता दिया। मोकामा में किसी पार्टी से ज्यादा अनंत फैक्टर ही चलता रहा है और यहां पर हमेशा से अनंत सिंह पहले से भी जीतते रहे हैं और इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी ने जीत का परचम लहराया है। बढ़ते आगे, गोपालगंज विधानसभा सीट पर लगातार 5वीं बार बीजेपी की जीत हुई। 4 बार से विधायक रहे दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी ने आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। ये गोपालगंज की जीत का जश्न है। ये गोपालगंज में लगातार 5वीं बार कमल के खिलने का जश्न है। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को 1794 वोटों से हरा दिया। कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट मिले। खुली जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ। खुली जनता ने मेरा उसी का जीत, मेरा भी जीत है। मेरा पति का संदर्भ दिया है, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। गोपालगंज सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है। बीजेपी से सुभाष सिंह लगातार 4 बार विधायक रहे। पिछले चुनाव में सुभाष सिंह ने इस सीट पर 77,791 वोट हासिल किए थे। बड़ी बात है कि जेडीयू के आरजेडी के साथ जाने के बावजूद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 70,000 से ज्यादा मत मिले। बीजेपी नेताओं का कहना है कि गोपालगंज में महागठबंधन बेअसर साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। गोपालगंज के अंदर जेडीयू आरजेडी के मिलने के बाद भी हमारा गठबंधन जीत गया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है और ये साफ हो गया है कि कोई कितना भी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। हालांकि आरजेडी नेताओं का मानना है कि आरजेडी को हराने में एआईएमआईएम और बीएसपी की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले, जबकि पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को 8,854 मत मिले। हमारे खिलाफ जो साजिश किया गया, चुनाव के दिन के 11 बजे जो अफवाह उड़ाई गई कि मेरा नामांकन रद्द हो गया है, उसका भी वोटरों पर असर पड़ा। उपचुनाव में राजद की हार के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तो गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी का गृह जिला है। दूसरी ओर जेडीयू और आरजेडी दोनों साथ साथ थे। उसके बावजूद आरजेडी उम्मीदवार की हार बताने के लिए काफी है कि गोपालगंज में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी का जलवा नहीं चल पाया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से अमित कुमार और गोविंद की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए।
दरअसल गोपालगंज में बीजेपी अपनी सीट बचाने में एक बार फिर से सफल रही। आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ लड़ने के बावजूद बीजेपी यहां पर जीत गई। जीत का अंतर भले ही कम रहा, लेकिन अपनी परंपरागत सीट पर बीजेपी ने फिर से कब्जा कर लिया है। लालू प्रसाद और तेजस्वी की पार्टी को उनके गृह जिले में ही हार मिली और रिजल्ट के बाद से ही अब महागठबंधन के नेता मंथन में जुट गए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात न्यूज 18 हर चुनाव कवरेज के दौरान सबका फेवरेट बना रहता है। तभी तो आज उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान भी नेताओं के घर पर कार्यकर्ता सबसे तेज और सटीक जानकारी पाने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज 18 ही देखते नजर आए। चुनाव मतलब न्यूज 18, ये हम यूं ही नहीं कहते। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का या फिर उपचुनाव, दर्शक सबसे सटीक और पुख्ता जानकारी न्यूज 18 के जरिए ही लेते हैं। तभी तो 2 सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग के दिन भी न्यूज 18 का ही जलवा देखने को मिला। मतगणना के दौरान हर लोग अपडेट के लिए न्यूज 18 पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। अभी हम नीलम देवी के आवास पे हैं और यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो न्यूज़ 18 देख रहे हैं और हर अपडेट के लिए, किसी भी अपडेट के लिए इस सीट को लेकर के, दोनों उपचुनाव को लेकर के, और यहाँ सारे लोगों की जो नजरें हैं वो न्यूज़ 18 पर बनी हुई है। लोगों को किस कदर न्यूज 18 पर भरोसा है वो इन बयानों से सुन लीजिए। अब पूरा डिटेल से खबर मिल रहा है, अच्छा डिटेल अच्छा दिख रहा है, सबको दोनों तरफ का चुनाव का पता चल रहा है, गोपालगंज का मोकामा का भी खबर पता चल रहा है। न्यूज ठीक है, ऐसे ही जनता को दिखाते रहिए। सबसे पहले खबर मिल रही है। हाँ, सबसे पहले खबर मिल रही है। बहुत अच्छा न्यूज़ दिखाते हैं न्यूज़ 18, बहुत सटीक न्यूज़ दिखाते हैं। इस चलते हम लोग सब चैनल यही चला रहे हैं, 4-5 टीवी लगा हुआ है, न्यूज़ 18 का ही सटीक न्यूज़ चल रहा है। न्यूज 18 चुनाव में सबसे सटीक और सबसे पहले हर अपडेट तो देता ही है। हम हर खबर को प्रामाणिकता के साथ आप तक पहुंचाते हैं और यही वजह है कि आप दर्शकों का भरोसा, विश्वास हम पर बना रहता है। तभी न्यूज 18 बिहार झारखंड बनता है सबसे लोकप्रिय और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल चुनाव में हर बार न्यूज 18 की खबर सबसे सटीक साबित होती है। चुनाव से जुड़े हर एक अपडेट हम निष्पक्ष होकर दर्शकों को दिखाते हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पूरी विश्वसनीयता के साथ खबरों को दिखाता है। हम खबरों की आंधी रेस में भी कभी नहीं भागते और आप दर्शकों का भरोसा ही हमारा विश्वास है और हमारी पूंजी है, और इसीलिए हर चुनाव में सबसे पहले न्यूज 18 पर ही दर्शकों की नजर बनी रहती है। बढ़ते आगे, गिरिडीह के स्कूलों में सरकारी आदेश के बाद भी हाथ बांधकर प्रार्थना किए जाने की शिकायत मिली थी और इसके बाद डुमरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोशना टुंडा की जांच करने बीईओ के साथ जिला परिषद सदस्य भी पहुंची, जहां की तस्वीरें देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों ने भी सिर्फ निर्देश जारी कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। स्कूलों में सरकार के आदेश की धज्जियां, शिक्षा के मंदिर में धर्म का एजेंडा क्यों, कौन कर रहा है बच्चों का ब्रेन वॉश। और वहीं से हम लोग झारखंड में सरकार के आदेशों के बाद भी धर्म की कुछ ठेकेदार शिक्षा के मंदिर को धर्म के धंधे का ठिकाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। गिरिडीह के स्कूलों में सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाने की शिकायत के बाद जब शिक्षा विभाग के अधिकारी डुमरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोशना टुंडा में जांच करने पहुंचे तो तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। स्कूल में प्रार्थना के वक्त अधिकांश बच्चे हाथ बांधे खड़े थे, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बच्चों और शिक्षकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना का निर्देश दिया। प्रार्थना सभा में कुछ बच्चों को मैंने देखा कि हाथ जोड़कर सभी एक साथ नहीं थे, तो उनको मैंने निर्देश भी दिया और शिक्षकों को भी मैंने निर्देश दिया कि सबसे पहले गुरु को करके सिखाना पड़ेगा।
सरकारी स्कूलों में मिशनरीज के एजेंडे पर ब्रेक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने साफ आदेश दिया है कि स्कूलों में बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। बावजूद इसके डुमरी के इस शिक्षा के मंदिर में धर्म का खुल्लम खुल्ला प्रयोग किया जा रहा था, जिस पर टीम में शामिल जिला परिषद सदस्य ने भी आपत्ति जताई। कुछ बच्चा हाथ जोड़ रहे थे, कुछ बच्चा हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर रहे थे, जिसमें यह भेदभाव का ही परिचय हम समझ सकते हैं। इस तरह स्कूल में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जो सदियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना स्कूल में हो रही उसी तरह होनी चाहिए। हम छात्र छात्राएं और शिक्षकगण से भी आग्रह किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों पर धर्म का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। सरकार के आदेश की अनदेखी की हिम्मत स्कूलों के शिक्षकों को कहां से मिल रही है, और स्कूलों में जब ये खेल लंबे समय से चल रहा है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी अब तक नींद में क्यों सो रहे थे। और तो और जब शिकायत की जांच पर पहुंचे अधिकारी के सामने ही बच्चे हाथ बांधकर प्रार्थना कर रहे थे तो बीईओ ने निर्देश की जगह कार्रवाई की अनुशंसा क्यों नहीं की। इन सारे सवालों का जवाब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी देना होगा। प्रार्थना सभा में एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल झारखंड में सरकारी स्कूलों में प्रार्थना का विवाद काफी पुराना है। गिरिडीह से पहले गढ़वा से भी कुछ ऐसी शिकायतें सामने आई थीं, जहां स्कूली बच्चों पर धर्म के जबरन प्रयोग की शिकायत आती रहती है। प्रशासन ऐसे मामलों पर कार्रवाई के नाम पर ढिलाई बरतता है। स्कूल में अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा होने पर धर्म का सहारा जायज नहीं है। ऐसे में यहां पर फिर से सवाल उठ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अब इस तस्वीर के और इस खबर के सामने आने के बाद इस पर कार्रवाई भी हो। बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी भी मौजूद रहे। बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाले सोनपुर मेले का आगाज होने से लोगों में काफी खुशी है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से ये मेला प्रभावित हो गया था। अब 3 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला शुरू हो गया है। इस मेले में हर आयु हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास होता है। इस मेले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दुनिया की हर चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मेले में कई नई चीजें जुड़ी हैं तो कई अब इतिहास के पन्नों में दबकर रह गईं। इस मेले की पहचान पशु मेले के रूप में विख्यात है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला इस बार काफी भव्य दिख रहा है। इस बार के मेले में सैंड आर्ट ने और भी खूबसूरती बना दी है। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अशोक ने मेला की कलाकृति बनाई है जो काफी आकर्षक लग रही है। अशोक ने अपने सैंड आर्ट में गजराज और बाबा हरिहर नाथ मंदिर को दर्शाया है। सैंड आर्ट देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मैंने सैंड आर्ट तैयार किया जो हमारे सोनपुर को रिलेट करते हुए आर्ट को दर्शाया गया। जैसे हमारा हरिहर नाथ बाबा का मंदिर हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया और सीटी और घिरनई जो बचपन में हम लोग खेला करते थे। आज लग रहा है कि शायद ये कमी आ गई है लोगों में कि घिरनई और सीटी खरीद के ले जा रहे। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल 2 साल बाद इस विश्व प्रसिद्ध मेले का आयोजन हो रहा है। 6 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये मेला चलेगा। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला बिहार ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। सोनपुर मेला एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। बेहतर नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री इस मेले में होती रहती है और इस बार मेले का लुत्फ उठाने का मौका लोगों को मिलेगा। बढ़ते आगे। प्रोफेसर मैनेजर पांडे के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। जेएनयू के प्रोफेसर रहे मैनेजर पांडे का आज दिल्ली में निधन हो गया। बिहार की माटी गोपालगंज के इस लाल का निधन साहित्य जगत के लिए बड़ी क्षति है। हिंदी साहित्य के मशहूर आलोचक और वरिष्ठ लेखक प्रोफेसर मैनेजर पांडे का 81 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। गंभीर विचारक और मार्क्सवादी धारा के आलोचनात्मक लेखन के लिए जाने जाते रहे मैनेजर पांडे के निधन से साहित्य जगत में संवेदनाओं की लहर है। मैनेजर पांडे का जन्म बिहार के गोपालगंज के लोहटी में 23 सितंबर 1941 को हुआ था।
हिंदी भाषा और साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले साहित्यकार थे। भोजपुरी भाषी मैनेजर पांडे की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी। जेएनयू में लंबे वक्त तक प्रोफेसर रहे। हिंदी के सुपरिचित आलोचक प्रोफेसर मैनेजर पांडे का निधन हिंदी समाज की एक अपूरणीय क्षति है। वे हिंदी के उन गिने चुने समालोचकों में हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद इन दिनों दिल्ली में ही स्वतंत्र लेखन कार्य में जुटे थे। बिहार के लाल और साहित्य के इस पुरोधा को न्यूज 18 की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल बिहार के मैनेजर पांडे कई सालों तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। बेहद गंभीर और जिम्मेदार समीक्षकों में उनकी गिनती होती थी। समकालीन विमर्शों, सिद्धांतों पर उनकी पैनी नजर रहती थी। हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों पर कई सृजन किया। साहित्य और इतिहास, दृष्टि, शब्द और कर्म उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। 60